तो कैसे हो आप लोग। मैं अभिषेक आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल स्टडी फैक्ट पर स्वागत करता हूं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे ड्रग्स लॉर्ड के बेटे को उठाने पर यानी कि गिरफ्तार करने पर सारा मेक्सिको दंगा व गुंडागर्दी की आग में जलने लगा, और जानेंगे हु इज एल चैपो, कैसे वो ड्रग्स लॉर्ड बना। सो कम ऑन, लेट्स रोल द इंट्रो। मैक्सिको जल उठा जब एल रेटून की गिरफ्तारी हुई। एल रेटून मैक्सिकन वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब होता है चूहा, माउस। जी हाँ, इनका नाम है ओविडियो गुज़मैन लोपेज, जो कि बेटे हैं एल चैपो के। इनके गिरफ्तार होने पर मैक्सिको में दंगे भड़क गए। फिर सरकार को दबाव में आकर इनको छोड़ना पड़ा। हालांकि सरकार ने इनको एक बार फिर पकड़ा है और स्थिति पहले की तरह गंभीर है। हु इज एल चैपो? तो एल चैपो का जन्म 4 अप्रैल 1957 को होता है। कंट्री मैक्सिको, स्टेट सिनालोआ, म्युनिसिपैलिटी बैड्रिगुएटा और विलेज लाटूना। चापो का एल चैपो नाम नहीं है, उसके छोटे कद के कारण मिला था। जो उसका छोटा कद था इसी कारण उसको एल चैपो बुलाया जाता है, क्योंकि मैक्सिकन भाषा में छोटे कद के व्यक्ति को एल चैपो कहा जाता है। एल चैपो का एक और नाम भी था एल रैपिडो, जिसका मतलब होता है स्पीडी। एल चैपो छोटे कद का व्यक्ति है जिसकी हाइट 5 फुट 6 इंच है, यानी इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो लगभग 168 सेंटीमीटर होती है। जिसकी उम्र 66 साल है, मतलब आज के समय में 66 साल के हैं। एल चैपो का फुल नेम जैक्विन आर्किविएल्डो गुज़मैन लोरियल है, जिसे शॉर्ट में JGL भी कहते हैं, JGL। एक मिनट, आपको एक बात में ध्यान दिया होगा कि मैं सभी बात प्रेजेंट में कर रहा हूँ, यानी कि इस पे था नहीं लगा रहा। तो जी हाँ, एल चैपो आज भी जिंदा है और ये अमेरिका की जेल में लाइफ इम्प्रिजमेंट के लिए बंद है। और तो चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं। एल चैपो का जो जीवन है ना, वो बहुत ही गरीबी में बीता है। एल चैपो का पिता का नाम है एमिलियो गुज़मैन बस्टिलियोस, जो कि एक कैटल रैंचर है, और ये साथ ही साथ अफीम की खेती भी करते हैं। और चैपो ने जो अपना स्कूल था वो 3rd स्टैंडर्ड में ड्रॉप आउट कर दिया था। इसका मतलब था जो चैपो अनपढ़ था, वो जो थोड़ा कुछ भी पढ़ा था ना, वो मतलब कुछ तो थोड़ा बहुत तो उसको अक्षर की जानकारी थी, तो वो राहगीर टीचरों से ही पढ़ता था जो उसके, क्योंकि जो उसका स्कूल था वो 100 मील दूर था और कई बार टीचर वहाँ से गुजरते थे तो वहाँ पर वे डेरा डाल देते थे, 1 मिनट कुछ दिनों के लिए वहाँ पर रहते थे। इस टाइप से वो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा था। और उसने अपना जो जीवन है ना, वो शुरुआत में संतरे बेचे, अपने पिताजी के साथ अफीम की खेती की, और जब भी अफीम की खेती होती तो इसका पिताजी बाजार में जाकर उसको बेच देता और जो पैसे मिलते उससे वे शराब पी लेता। और वो चैपो को भी बहुत ज़्यादा मारा करता था। और चैपो को कहते हैं कि वैसे उसका जो घर में नेचर था वो काफ़ी कॉमेडियन था। चैपो के कुल 9 भाई बहन थे उसके अलावा, मतलब कि उसको इंक्लूड ना करें तो, अगर उसको इंक्लूड कर ले तो 10 हैं, अगर उसको इंक्लूड ना करें तो 9 हैं। 2 सिस्टर हैं, आर्मीडा और बेरनेर्डा, और 4 भाई हैं, मिगुएल एंजल और नियानो, आर्ट्यूरा, एमिलियो। और 3 की डेथ हो जाती है यंगर एज में ही नेचुरल कॉजेस के कारण, क्योंकि उस समय पहले आपको पता है कि ज़्यादातर बच्चे मर ही जाते थे, क्योंकि वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होती थी उस टाइम पे, हॉस्पिटल नहीं होती। तो अब बात करते हैं एल चैपो की क्राइम की दुनिया के बारे में। एल चैपो 1970 के दशक में सिनालोआ आ जाता है, क्योंकि भाई इसके गांव में तो देखो क्राइम चलने वाला था नहीं, भाई छोटे मोटे क्राइम नहीं कर सकता, अगर बड़े क्राइम करना तो इसको शहर की तरफ मूव करना पड़ेगा। और सिनालोआ में आकर ये गुज़मैन जो है ना, वो हेक्टर एल गुएरो पाल्मा के लिए काम करता है। अब गुज़मैन किसके लिए वो वर्ड यूज हुआ, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ, आप इतने कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। तो जो गुज़मैन है ना, वो हेक्टर एल चैपो का पूरा नाम है। एल चैपो के पूरा नाम मैंने जब बताया होगा तो उसमें गुज़मैन वर्ड मैंने यूज किया होगा। अब यहाँ पे हम कई बार एल चैपो भी वर्ड यूज कर सकते हैं और गुज़मैन भी। तो अब सारी बातें एक तरफ रखते हैं और अब बात करते हैं एल चैपो के गुरु के बारे में, क्योंकि पहली बार काम उसने एल गुएरो ने इसको बताया, तो गुरु भी वही हुआ, एल गुएरो। तो एल गुएरो का पूरा नाम है हेक्टर लुइस पाल्मा सालाजार, निक नेम है एल गुएरो द लाइट स्किन मतलब हल्की चमड़ी वाला व्यक्ति। शुरुआत में इसने भी छोटे मोटे काम किए, कई कार चोरी कर लिया, लूटपाट कर लिया, ऐसे छोटे मोटे काम। फिर बाद में ये कार्टल से जुड़ गया, ड्रग्स कार्टल से, और इसने जो फेलिक्स गैलार्डो के लिए गनमैन के लिए भी काम किया। फेलिक्स गैलार्डो कौन है इसके बारे में मैं भी बताऊंगा आगे चल के, आप इसके बारे में ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ये आप ये मानिए कि ये इन सब का गुरु है।
एल चैपो का भी, एल गुएरो का भी गुरु फेलिक्स गैलेर्दो है। तो अब बात करते हैं एल गुएरो के बारे में। इस बंदे ने नहीं है, इस बंदे ने भी पूरी प्रसिद्धि हासिल की। इसने एल चैपो के साथ मिलकर सिनालोआ कार्टेल की भी नींव रखी थी, क्योंकि ये भी उसमें एक मेंबर था उस टाइम पे। लेकिन इसके साथ एक धोखा हुआ। तिजुएना कार्टेल के लोगों ने इसके साथ एक धोखा किया था। अब तिजुएना कार्टेल क्या है इसके बारे में बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बैठा हूँ इसके लिए, ये भी आगे आएगा। जो तिजुएना कार्टेल के जो हेड थे ना, उन्होंने एक बंदा हायर किया क्लेवेल नाम का। तो क्लेवेल कौन है? क्लेवेल भी एक बंदा है जो ड्रग्स के ही धंधों से जुड़ा रहता है, जो इसका दोस्त बनता है। अब क्या हुआ, अब क्लेवेल इसका दोस्त बन गया तो भाई एल गुएरो को भी इस पे यकीन होने लगा, इसके घर आने जाने लग गया। और जब एल गुएरो जेल में बंद हो गया ना, तो इसने नहीं है इसकी पत्नी के साथ, गुएडेलुपा के साथ चक्कर चला लिया था, और ये गुएडेलुपा को लेकर भाग गया था इसकी पत्नी को। और लेकिन क्योंकि ये तो एक साजिश थी, तो ये इसको बैंक से फोर्स करता है कि जो इसके बैंक में जिसमें खाता होता है इसका, तो वो फोर्स करता है कि तुम $7 मिलियन निकलवा लो। उसकी पत्नी गुएडेलुपा से निकलवा लेता है, और जैसे ही वो पैसे निकालते हैं ना, उसकी गर्दन काट करनी है, ये एल गुएरो को भेज देता है। तो ये भी कहते हैं कि सबसे पहले गर्दन, मतलब ड्रग्स में, कार्टेल में जब इनकी आपस में भिड़ंत हुई तो कौन सा पहला मर्डर था, जिसमें कई बार पूछे, मतलब इसमें ही आता है कि सबसे पहले गर्दन किसकी कटी थी, तो इसकी पत्नी की कटी थी। ड्रग्स कार्टेल के अंदर की जो लड़ाई हुई थी। और ये साथ ही साथ इसकी पत्नी को नहीं मारता, उसकी गर्दन काट कर उसको नहीं भेजता पाल्मा को। इसके साथ उसके 2 बच्चे होते हैं, जैसिस जो 5 साल का है, और नेटली जो 4 साल की है, एक लड़का एक लड़की है, उनको भी ये एक ब्रिज से फेंक कर मार देता है। तो इससे नहीं, एल गुएरो नहीं है, बदले की भावना से, बहुत बदले की भावना, यार उसकी पत्नी भी मर गई, उसके बच्चे भी मर गए, तो बदले की भावना में रहता है। और जब क्लेवेल भी एक टाइम पे पुलिस को उठा जाता है, मिल जाता है ना, और वो उसको जेल में रखते हैं, तो एल गुएरो नहीं है, एक अपना वहां पर जो ऐसे ही और भी चोर थे और वो उनके लिंक में आगे नहीं, वो क्लेवेल को भी मरवा देता है किसी गुंडे से ही, उसमें जो जेल में कैद था। और बाद में ये उसकी क्लेवेल के 3 बच्चों को भी मरवाता है, और साथ में फेलिक्स गैलेर्दो के वकील को भी ये मरवा देता है। तो इस तरह से एल गुएरो ने अपना बदला पूरा किया। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एल गुएरो आज के समय में कहाँ है, तो एल गुएरो आज भी जिंदा है, और वो आज भी मैक्सिको की जेल में बंद है। अब वापस आते हैं एल चैपो पर। एल गुएरो ने एल चैपो को बहुत ही महत्वपूर्ण काम दिया। मैंने बताया था ना, एल गुएरो इसका गुरु था, तो इसने इसको बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। और वो काम क्या था? ड्रग्स की ट्रांसपोर्ट और शिपमेंट पे ध्यान रखना। इसका काम था कि भाई जो ड्रग्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है उस पर नजर रखना। इसकी खास बात ये थी, अगर कोई स्मगलर टाइम पे डील पूरी नहीं करता था, तो उसको नहीं है ये गोली मार दिया करता था। उसके साथ बड़ा ही हिंसक बर्ताव किया करता था, और इसी की वजह से गुएडेलजारा कार्टेल में नहीं है बहुत ज्यादा मुनाफा होने लगा। और इसी काम की वजह से नहीं है ये फेलिक्स गैलेर्दो की नजरों में आया, और फेलिक्स गैलेर्दो ने इसे अपना सोफर नियुक्त कर लिया। सोफर मतलब कि अपना ड्राइवर नियुक्त कर लिया। और ड्राइवर बनने की वजह से इसको ये फायदा हुआ कि ये जो फेलिक्स गैलेर्दो का काम करने का तरीका ये सीख चुका था। तो अब यहाँ पे गुएडेलजारा कार्टेल का नाम आया, जिसमें एल चैपो काम करता था। तो अब बात करते हैं गुएडेलजारा कार्टेल के बारे में। 1980 के दशक में गुएडेलजारा कार्टेल बहुत ही प्रभाव में आया, यहीं से इसकी भूमिका बढ़ने लगी। और इस गुएडेलजारा कार्टेल को बनाने में 4 व्यक्तियों ने मिलकर बनाया। नंबर 1, मिगुएल एंजेल फेलिक्स गैलेर्दो। मैं कह रहा था ना ये बंदा आगे आएगा, तो ये द गॉड फादर है। इसे मैक्सिकन में द एल पेड्रिनो, यानी जिसको द गॉड फादर कहते हैं, एल जेफे डी जेफिस, द बॉसिस ऑफ बॉसिस इसका निकनेम है। यानी कि ये मेन आदमी था पूरे इस कार्टेल में। और सेकंड नंबर पर आता है राफेल कैरो क्विंटेरो, और थर्ड नंबर पर आता है आर्निस्टो फोंसियाका कैरिलो, जिसे डॉन नीटो भी कहते हैं। और चौथे नंबर पर आता है जुएन जोस एस्पिरेनगोंजिया मोरिनो, जिसे एल एजुल द ब्लू वन भी कहते हैं। एल एजुल मैक्सिकन भाषा में, और इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो द ब्लू वन। तो 1980 के दशक में जब कैली कार्टर और मेडेलिन कार्टेल, अब ये कैली कार्टेल और मेडेलिन कार्टेल क्या है, इसके लिए मैंने वीडियो बना दी है मेरे चैनल पर, वहां पे जाके आप इस वीडियो को देखिएगा। उसमें पैब्लो एस्कोबार के बारे में भी जिक्र आया है, तो वहां पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया कि क्या कैली कार्टेल था और क्या मेडेलिन कार्टेल था, और कौन था पैब्लो एस्कोबार, जिसने अपनी बच्ची के लिए नहीं काफी सारे पैसे जला दिए थे। रात को उसकी लड़की को ठंड लग रही थी, इसलिए उसने लगभग कई करोड़ रुपए उसने जला दिए थे। आप प्लीज मेरी वीडियो को जाके देखिए, इससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से इन कार्टेल को भी समझ पाओगे।
तो 1980 के दशक में जो ग्वाडलजेरा कार्टेल का काम था ना, वो इन कार्टेल को नहीं है, इन वाले कार्टेल को जो कोलंबिया में एक्टिव थे उनको एक तरह से हेल्प प्रोवाइड कराना, पीछे से कुछ भाई इनकी ड्रग्स को अपने पास ले जाना और आगे फॉरवर्ड कर देना इनकी ड्रग्स को। तो इस तरह से ये पिछलगू की भूमिका में था। लेकिन जैसे जैसे कैली कार्टेल और मेडलिन कार्टेल की अत्याचार की सीमा बढ़ गई ना, वो एक सीमा से पार हो गई, तो अमेरिका ने इन कार्टेल को बहुत ज्यादा सैंक्शन लगाए, इनके लोगों को भी पकड़ा। तो इसकी वजह से ये कार्टेल नीचे जाने लगे और फिर ग्वाडलजेरा कार्टेल की भूमिका बढ़ती है यहीं। अब यहाँ तक सब कुछ स्मूथ चल रहा था, तब कार्टेल की भी भूमिका बढ़ रही थी, मतलब उसके भी प्रॉफिट हो रहा था, वो भी प्रॉफिट में चल रहा था। लेकिन फिर एंट्री होती है एनरिक कैमरीना सालाजार, किकी नाम से भी इसका निकनेम है किकी, और ये स्किन्ड नाम से भी स्किन यानी चमड़ी के नाम से भी इसको कई बार बुलाते हैं, जो कार्टेल के लिए नहीं है विश्वासु पात्र बन चुका था। इसने कार्टेल के लिए एक बहुत ही अहम भूमिका बना ली थी धीरे धीरे। लेकिन किकी नहीं अमेरिका की ड्रग्स इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है खुफिया जासूस था, वो एजेंट था, उसके द्वारा भेजा गया। इसने नहीं है कई अफीम की खेपे पकड़वाई और कई स्मगलर की जानकारी मैक्सिकन मिलिट्री को दी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी, जो इसने रेंचो बफेलो रेड के बारे में, रेंचो बफेलो एक फील्ड है जहाँ पर ये बहुत ज्यादा अफीम कोकीन का व्यापार करते, कई एकड़ में फैला हुआ एक एरिया था। इसकी जानकारी जो रेंचो बफेलो एरिया था ना, वो फेलिक्स गैलार्डो का था, और इसकी जानकारी इसने मैक्सिको मिलिट्री को दी, जिसकी वजह से लगभग 450 मरीन कमांडो ने नहीं इस पे रेड डाल दी मिलकर, उन सब ने मिलकर, और यहाँ पर सारा इसका ये एक तरह से पूरा पर्दाफाश हो गया और इसको बहुत ज्यादा लॉस हुआ। तो फेलिक्स गैलार्डो इससे चिढ़ गया, उसको भनक लग गई कि हाँ भाई किकी ने किया ये सब कुछ। तो फेलिक्स गैलार्डो क्या करता, और ये रेड शायद 1984 में ऑक्यूर हुई थी, और जो फिर किकी क्या करता है, किकी नहीं गैलार्डो क्या करता है, गैलार्डो किकी को पकड़ लेता, किडनैप कर देता है, और वो फरवरी 1985 में उसका किडनैप करके नहीं है, उसको बुरे तरीके से टॉर्चर करता है और फिर उसे मार देता है। इससे वाशिंगटन डीसी व मैक्सिको बहुत ही गुस्से में आ गया, क्योंकि जो ये बंदा था ना वो तो अमेरिका का था, और ये मैक्सिको भी अभी इससे चिढ़ने लगा और वाशिंगटन डीसी भी, और इन्होंने सब ने मिलकर नहीं है, अमेरिका ने मिलकर, क्योंकि ये गुस्सा हो गए थे, और एक मैन हंट ऑपरेशन छोड़ दिया मिगुएल एंजिल फेलिक्स गैलार्डो के लिए, जो भी मतलब इस किकी को मारने में हाथ था ना, उन सब के खिलाफ इसने मैक्सिको ने और अमेरिका ने ऑपरेशन छेड़ दिया। और जो ये रेड चेस नहीं है, रेड चेस खत्म होती है 1989 में, जब फेलिक्स गैलार्डो पकड़ा जाता है, और फेलिक्स गैलार्डो आज जेल में बंद, और यहाँ पे ये रेड चेस खत्म हुई। अब आपके मन में चल रहा होगा कि फिर ग्वाडलजेरा कार्टेल का क्या हुआ। तो कार्टेल के भविष्य के लिए सभी ड्रग्स लॉर्ड एक सबमिट करते हैं, जो मैक्सिको के स्टेट गुएरेरो एक्वाप्लैको जगह पे आयोजित होता है वो सबमिट, और यहाँ पे ये बात करते हैं कि ग्वाडलजेरा कार्टेल का अब क्या करना है। तो यहाँ पे ये निश्चित पूरा पक्का मन बना लेते हैं कि हम ग्वाडलजेरा कार्टेल को डिवाइड कर देंगे। तो ग्वाडलजेरा कार्टेल का जो जितना भी एरिया था ना, जितने पे वो रूल करता था, उसको 3 बड़े कार्टेलों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला होता है टिजुएना कार्टेल, जो द अरिलेनो फेलिक्स फैमिली इसको रन करती है, मतलब उसके ब्रोदर होते हैं। ये जितने भी कार्टेल नए बनेंगे ना, वो इनके जो जिन्होंने ग्वाडलजेरा कार्टेल बनाया था ना, उन्हीं की फैमिली ये इन कार्टेल को रन करेगी, रूल करेगी। तो ये टिजुएना कॉरिडोर पे और पार्ट ऑफ बाजा कैलिफोर्निया पे ये रूल करता है। तो ये आप स्क्रीन पे भी देख रहे होगे कि आप इनके रूल के एरिया का जहाँ पे ये रूल करेंगे वहाँ पर स्क्रीन पे आता रहेगा। तो दूसरे नंबर का जुएरेज कार्टेल, जिसको कैरिलो फेंटेस फैमिली रन करती है, और ये चिहुआवा प्लेस में ये अपने एक कार्टेल को रन करेगी, वहाँ पर ड्रग्स का काम करेगी। और तीसरे नंबर पर आता है सिनोलोआ कार्टेल, जिसको हमारे एल चैपो, इस्माइल एल मेयो जेम्बडा और पाल्मा एल गुएरो पाल्मा जो वो है वे रन करेंगे इसको। तो जितना भी बचा हुआ भाग रह गया सिनोलोआ का कोस्टल एरिया हो गया, जो सिनोलोआ, ये सब जितने भी तीनों ना वो कोस्टल एरिया पे, जहाँ से उनकी समुद्र पे पकड़ अच्छी रहे और वो ड्रग्स का व्यापार अच्छे से कर पाए। तो सिनोलोआ कार्टेल को भी पैसिफिक कोस्ट का एक्सेस मिल जाता है, और ये सिनोलोआ पर तो इसका कब्जा था ही। आगे चलकर इन कार्टेल में और भी ज्यादा झगड़े हुए, शूट आउट हुए, कई मर्डर हुए, यानी कि AK-47 भी इनके अंदर चली है, कई राउंड AK-47 के भी फायर हुए। अगर आप इन लोगों के या इन कार्टेल के हिस्ट्री को और ज्यादा गहराई से समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में लिखिएगा कि आप किस कार्टेल के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो, तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो अब बात करते हैं एल चैपो के बारे में। एल चैपो को भी ड्रग्स के मामले बहुत ज़्यादा अमीरी हासिल हुई। ये मैक्सिको के सबसे
10th रिचेस्ट पीपल है, 10th रिचेस्ट पीपल में इसने 10वीं रैंक हासिल की और फोर्ब्स की सूची में भी आया है ये। और इसने इसकी कमाई बिलियंस, 1 बिलियन शायद इसकी कमाई थी, मतलब इसके पूरी टोटल अगर लगाए तो $1 बिलियन हो गई थी इसकी कमाई। और तो अब करते हैं एल चैपो की गिरफ्तारी के बारे में बात। तो एल चैपो की सबसे पहली गिरफ्तारी 1993 में हुई ग्वाटेमाला से, जो इस टाइम इसको 20 साल की सजा मिली थी इसके काले कारनामों की वजह से। और ये बड़ी समझदारी से 2001 में एस्केप कर गया था वहां पर। कहते हैं कि एल चैपो ने नहीं है, वहां के पुलिस कर्मचारियों को इतनी रिश्वत, इतनी ब्राइब दी कि वहां से ये आसानी से 2001 में एस्केप कर गया। अब जब 2001 में ये वहां से भाग निकला तो इसकी फिर से रेड चेस शुरू हुई। सरकार को भी बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाई गई, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर तक भी बात गई। और सेकंड एस्केप में तो वाकई में प्राइम मिनिस्टर सीधे इन्वॉल्व हुए कि इसको पकड़ो, मुझे नहीं पता। इसको रेड चेस 22 फरवरी 2014 को ख़त्म हुई, इसको फिर से पकड़ा गया। और लेकिन ये जो 4 जुलाई 2015 को फिर भाग गया। और क्योंकि इसने एक गुफा बनाई थी जो कि 1.5 किलोमीटर लंबी थी और उसमें इसने बाइक खड़ी कर रखी थी। जो एक कैमरा था, जो इसका सेल था ना, उसमें सिर्फ एक कैमरा लगा हुआ था, जो सिर्फ एक ही चीज़ को एक ही जगह नज़र नहीं रख पा रहा था। वो था सिर्फ उसका जो बाथरूम साइड थी ना, उस तरफ वो नज़र नहीं रख पा रहा था। तो और वहीं से ये भाग निकला था। और गुफा इतनी बड़ी थी कि वहाँ पर भागने के लिए बाइक भी थी, तो ये बाइक से भागा वहाँ पे। क्योंकि बाद में जब सरकार ने पता किया, ये इंक्वायरी चली, तो वहाँ पर बाइक खड़ी। This is the moment Joaquin El Chapo Guzman makes the Mexican government look ridiculous. Pacing up and down in his cell, calmly, waiting. These are the last images of Guzman before he makes the most daring escape in recent history. At one point, he appears to bend forward, focusing on something in the floor of the shower. Then, he sits down, appearing to remove his sandals. And then, he vanishes. We now know that under the shower was this hole, occupying a blind spot in the cell's CCTV cameras. Beneath it, a tunnel that was his highway to freedom. Opening the tunnel up to the press, the authorities show a well-resourced operation with electricity, an air supply, and this makeshift minecart adapted from a motorcycle, presumably used to move earth and people along its rails. El Chapo tiene antecedentes. El Chapo has a history. He's built at least 62 drug tunnels between Mexico and the United States. Throughout this area, he's built drug tunnels, so he has the experience and he has the technicians to do it. A mile away from the prison, authorities examined where the tunnel emerged. Here was the first taste of the outside world El Chapo had since his incarceration in February last year. A makeshift house built to hide the digging below. Now, as the nationwide manhunt continues, questions are being asked as to who knew what and when, and why the Mexican government did not agree to extradite him to the United States. A reward of £2.4 million is on offer for information leading to El Chapo's recapture. But money means nothing for a man listed as one of Forbes' most powerful people in the world, heading up an organization that produces billions of dollars every year. In parts of Mexico, El Chapo enjoys a folk hero status. His latest, His Escape, has already been immortalized in songs by the musicians who follow every new chapter in his remarkable tale. और इसको सेकंड टाइम भागने में नहीं है, इसकी पत्नी का बहुत ज़्यादा नाम है। इसकी पत्नी नहीं है, वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आपको फोटो भी दिखाई दे रही होगी। उसका नाम है एमा मोडेस्टा कॉर्नेल एस्पिएरो, जो अमेरिकन थी। उसके पास दोनों नेशनलिटी थी, यूएसए की और मैक्सिकन की। तो उसने टीन एज में ब्यूटी क्वीन में, जो अमेरिका में एक कंपटीशन होता है टीन एज में ब्यूटी क्वीन, वो कंपटीशन भी जीता हुआ है। और इसका जो बर्थ है ना, वो 2 जुलाई 1989 को हुआ था। तो आप सोच सकते हो कि इसने कितनी कम उम्र में इससे एल चैपो से शादी की थी। और एल चैपो की टोटल 4 वाइफ हैं, एटलीस्ट लिखा आता है। जब इसके बारे में हम सर्च करते तो एटलीस्ट 4 वाइफ लिखा आता है। और इसके कुल एटलीस्ट, वहाँ पे भी एटलीस्ट लिखा आता है कि इसके 15 बच्चे हैं एटलीस्ट, मतलब इतने तो मिले ही मिलेंगे।
बाकी और नाजायज भी औलाद होगी तो उनका हमें भी नहीं पता, सरकार को भी नहीं पता। और अब 4 जुलाई 2015 को ये भाग निकला था और प्राइम मिनिस्टर तक या उसके राष्ट्रपति तक बात पहुंची और उसने कर्मचारियों को खड़ी खोटी सुनाई और बहुत ही दबाव के कारण एल चैपो को दोबारा पकड़ा गया 8 जनवरी 2016 को। और अब जो है इसको अमेरिका को सौंप दिया गया और आज के समय में एल चैपो अमेरिका की जेल में बंद है। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक हमारे लिए जरूर छोड़ के जाइए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे जो मोटिवेशन मिलता है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल पर भी जरूर विजिट कीजिएगा और प्लीज डू कमेंट ऑन माय वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके बाय।